हम आवाज इरफान खान हूँ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आवाज इरफान खान हूँ में एक दफा फिर हाजिर। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनको मैं बचपन से पढ़ता आया हूँ। हमने उनकी मूवीज भी देखे हैं, उनके जासूसी नॉवेल बहुत ही फेमस हैं और उनको मैं पिछले कुछ सालों से उनके यूट्यूब चैनल पे उनके स्ट्रेटेजिक एनालिसिस भी सुनता आया हूँ। हम आज वेलकम करते हैं वन एंड ओनली द मोस्ट फेमस नॉवेलिस्ट और खास तौर पे जासूसी नॉवेलिस्ट लिखने वाले तारिक सागर साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, हाउ आर यू सर? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक साहब, मैंने बचपन से आपकी किताबें भी पढ़ी, मूवीज भी आपकी देखी। सर, मैं चाहता हूं इससे पहले हम आपसे बात का आगाज करें, वो सुनने वाले जो आपको नहीं जानते उनको 5 मिनट में थोड़ा सा आप अपना जो इतना वास्ट एक्सपीरियंस राइटिंग में रहा, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। जी, मेरा नाम तारिक इस्माइल सागर है। सर, कैमरे में देखिए। मैं बुनियादी तौर पे जर्नलिस्ट हूँ। सर, मैंने कैमरे में। पाकिस्तान के सर, जी कैमरे में देखिए, हेलो कैमरे में फोकस, कैमरे में रखिएगा। जी जी जी, मेरा नाम तारिक इस्माइल सागर है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, राइटर हूँ, फिल्म राइटर हूँ, ड्रामा राइटर हूँ और आजकल वीलॉगर भी बना हुआ हूँ। मैंने पाकिस्तान के लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैं नया वक्त का डिप्टी एडिटर रहा हूँ, जंग का सीनियर एडिटर रहा हूँ और औसाफ का एडिटर रहा हूँ। मैंने करीब 72 बुक्स एंड नॉवेल्स मिला के लिखे हैं और मुझ पे पाकिस्तान में खासी रिसर्च भी हो रही है, हुई भी है। आज पीएचडी लेवल तक मेरे काम पे रिसर्च हो चुकी है। बस मैं कॉलम निगार हूँ, अब रेगुलर और फ्रीलांसिंग करता हूँ आजकल और वीलॉग करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तारिक साहब, ये तो आपने बड़ा ब्रीफ अपना इंट्रो दिया, मगर हम आपको बचपन से जानते हैं। आपने फिल्में लिख रहे थे और आप नॉवेल नॉवेल लिख रहे थे, जिससे आपका यूथ जो 80s और 90s में यूथ बड़ी हो रही थी, जिसने आपके नॉवेल्स पढ़े हैं, जिसने आपकी मूवीज देखी हैं, वो आपके साथ खास तौर पे उस चीज से बड़ी कनेक्ट होती है। तो मुझे बताइएगा, ये 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 लिखने का प्रोसेस इंसान के अंदर कैसे आ जाता है? ये बाय बर्थ होता है या आपको किसी की तसनीफात पढ़ पढ़ के शौक पड़ गया इस जासूसी की तरफ, ड्रामेटिक राइटिंग, फिल्म राइटिंग की तरफ? ये कैसे आया आप? खान साहब, मैं गालिब की जुबान में अर्ज करता हूँ कि 100 साल से है पेशा आबाद सिपागरी, कुछ शायरी जरिया इज्जत नहीं मुझे। मेरे तो हम तो खानदान, हमारा पूरी नस्ल जो है वो पहले अंग्रेजों के नौकर थे, अब किसी और के नौकर हैं। तो इसलिए ये जो लिखने विखने का शौक है, ये गॉड गिफ्टेड ही होता है। मैं समझता हूँ ये कोई ऐसा लोहारा तरखाना काम नहीं है जो आपको सीखने से आ सकता है। आप में कुदरत की तरफ से एक इंस्टिंक्ट होती है, उसको आप डेवलप करते हैं। बाकी मुताला, मुशाहिदा और इसके साथ साथ फिर आपकी जो स्टडी है वो आपके तहरीर में पुख्तगी पैदा करती है। और इसी तरह जो ट्रेंड्स होते हैं आते हैं मुख्तलिफ, अब दुनिया का अदब है मुख्तलिफ, उसमें तहरीकें जो जन्म ले चुकी हैं, जो उनके असरात सोसाइटीज़ पे हुए, उनको आप जब स्टडी करते हैं तो फिर खासा कुछ आपको कहने को और सीखने को मिल जाता है। बाकी जो हम चूँकि पाकिस्तान चूँकि एक नज़रियाती ममलिकत भी है और यहाँ ख़ास से ख़ास मिजाज के लोग रहते हैं, और यहाँ आप इस तरह नहीं लिख सकते जिस तरह आप अमेरिका में बिल्कुल आज़ादी से लिख सकते हैं। लेकिन ये है कि मैंने जो भी लिखा बड़ी कमिटमेंट के साथ और बड़ा, ये आप ये समझिए कि मैंने उर्दू ज़ुबान में अंग्रेज़ी नावल लिखा है। मुझे इसलिए जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, आप मेरे कोई भी किसी इंजन सर्च इंजन में जाएंगे तो वो मुझे उर्दू अदब का फ्रेडरिक फॉर्साइथ कहते हैं। उसकी यही वजह है, मैंने बुनियादी तौर पे अंग्रेजी जो नावल है इसका बहुत मुताला किया, तो वो मेरे कहीं ना कहीं मेरे लाशऊर में पे वो गालिब है।
मैं जब लिखता हूँ तो उसमें स्क्रीन प्ले का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं बड़ा मतलब मजबूत स्क्रीन प्ले लिखता हूँ, तो इसलिए लोग थोड़ा पसंद करते हैं। वो हटके है थोड़ा सा उर्दू अदब में ना, ये नया ट्रेंड मैंने इंट्रोड्यूस किया है। बाकी ये जो लफ्ज है जासूसी, ये तो मेरे साथ मुंसलिक कर दिया कि मैंने जासूसी नावल कोई नहीं लिखा। मेरी अपनी एक किताब का नाम है मैं एक जासूस था, तो उससे लोगों ने ये समझ लिया मैं पता नहीं जासूसी ना। मैंने तो जितने भी नावल लिखे हैं वो इवेंट बेस्ड नावल है, यानी मैंने फैक्ट्स बेस जो है फिक्शन लिखा है। मैंने सहाफत की दहलीज पे बैठ के नावल नगारी की है, और इसमें मेरा मुशाहिदा बरहक है। ख़ास तौर से मैं मुतासर हुआ हूँ जो मेरे इर्द गिर्द खित्ते में आज़ादी की तहरीकें चलती हैं, जैसे कश्मीर की तहरीक है, फ़लस्तीन की तहरीक है, और दूसरे तहरीकें जो मेरी ज़िंदगी में आई, मुख्तलिफ इनकलाबात जो मैंने देखे, उनसे मुतासर होकर मैंने उन पर बेस करके नावल लिखे, कहानियाँ लिखी। पाकिस्तानी समाज पे मैंने लिखा। मेरे जितने ड्रामे हैं वो सब आप देखेंगे ना, तो वो सब पाकिस्तानी माशरत पर ही बेस करके लिखे हैं। ये मेरा ज़रा है थोड़ा, मुझ में पता नहीं क्या बात आ गई है कि मैं ज़्यादा फैक्ट्स बेस्ड फिक्शन लिखता हूँ। तो चूँकि मैं एक हादसाती तौर पे मैं इंडिया में 3 साल मैंने कैद काटी है, तो वो मेरे पास खासा तजुर्बा है। मैंने हिंदी ज़ुबान, गुरमुखी ज़ुबान और ख़ास तौर से जो हिंदू माइथोलॉजी है उसको अपने शौक़ से स्टडी किया, तो वो मेरी तहरीर में वो रंग आपको नुमायां दिखाई देता है। बेशक 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 सर, ये तो आपने बड़ी माशाल्लाह तफसील से कुछ चीजें बताई। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, ये जो इम्तिजाज है मैं इसको कहाँ से कनेक्ट करूं, क्योंकि आप नॉवेलिस्ट भी हैं, आप सहाफ़ी भी हैं, ड्रामा राइटर भी हैं, फिल्म राइटर भी हैं, तो इर्तिकाए आगाज कहाँ से था? इर्तिकाए आगाज सहाफत से था या और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता सब चीजों में कन्वर्ट होता गया? पहले स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से था? जी सुनने वाले लिखना चाहते हैं। मेरा जो पैशन है वो नावल नगारी है। मैं बुनियादी तौर पे नावल नगार हूँ। नावल से आगे जो ये सब चीज़ें ना आपस में मिलती हैं। मैंने सहाफत अगर मैंने किया तो एडिटोरियल में मैं मतलब रिपोर्टर नहीं रहा, या डेस्क पे नहीं बैठा, एडिटोरियल में रहा हूँ, मैगजीन एडिटर रहा हूँ। मेरी सहाफत भी जो थी वो नावल नगारी वाली थी, और मैंने वहाँ रिसर्च आर्टिकल लिखे हैं। ये मेरी आदत थी कि मैं रिसर्च बेस्ड जो प्रोजेक्ट है वही करता रहा हूँ ज़्यादातर। और मैंने ड्रामा फिर इससे लिखा, फिर मैंने 2-3 फिल्में लिखी। तो ये सब मिलती जुलती चीज़ें हैं असल में। ये इजहार के एक तरीके हैं। आदमी का जो अपना आप होता है वो चाहता है उसको उसको दुनिया पे को दिखाए, तो ये अपना इजहार का एक अंदाज है। आप इसको सहाफत से ले लें, या आप इसको नावल नगारी से ले लें, या ड्रामा नगारी से ले लें। बुनियादी तौर पे मेरी शनाख्त जो है वो नावल नगार और सहाफ़ी की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आपकी असल में पैदाइश कहाँ की है? जी मैं लाहौर में पैदा हुआ हूँ। लाहौर में, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर? जी बिल्कुल। और अभी भी रिहाइश लाहौर में है? जी लाहौर में है। सर लाहौर में रहते हुए आप इंडिया कैसे पहुंच गए, और ये कैद कैसे काटी 3 साल की? इसके पीछे हकीकत थी कोई? आप वाकई जासूस थे पाकिस्तान के? सर मैं ना ये अपनी कॉलेज लाइफ में, हमारी जमीन है इधर नारोवाल के देहात में, उस जमाने में ये समझिए कि बॉर्डर होते थे ना, वो इस तरह नहीं थे जैसे आप हैं कि बारबट वायर लगी है, लाइटिंग शाइटिंग। वो तो 3-3 4-4 किलोमीटर तक बड़ी बड़ी झाड़ियां होती थी। तो कॉलेज लाइफ थी, मैं सेकंड ईयर में था मेरा ख्याल। सर तो कैमरे में देख के बताइएगा। तो एयर गन के साथ शिकार कर रहे थे मुर्गाबियों का, और मुर्गाबी गिरी तो अमूमन हम उठाने चले जाते थे दरिया के पार भी। दरिया में थोड़ा पानी होता था, वह उठाने में गया तो उधर बीएसएफ वालों ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा, मैंने कॉलेज का ब्रेजर पहना हुआ था, उन्होंने कहा कि तुम जासूस हो। तो वो मुझे पकड़ के ले गए। उन दिनों ये बात है 74 की, तो उन दिनों पाकिस्तान और इंडिया की जंग खत्म हुई थी, कैदियों की वापसी हुई थी, तो हालात कुछ ऐसे ही थे। बहरहाल मुझे फिर हादसाती तौर पे वहाँ 3 साल कैद काटनी पड़ी। सर तो वो जो कैद का एक्सपीरियंस था वो बताइए। ये कैद के एक्सपीरियंस ने आपके ऊपर
क्या असर डाला आपको, आपकी शख्सियत को बनाने में उसने बहुत किरदार अदा किया, सहाफत की तरफ या नॉवलिस्ट की तरफ आने में, क्या अंदर एक सेल्फ सर्च की तरफ ले गया वो 3 साल? जी मैं ना बुनियादी तौर पे देखिए, जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मेरे अफसाने जो है ना वो मुल्क के बड़े जो मुख्तदर अदबी रसायल थे उनमें छपा करते थे। शॉर्ट स्टोरीज मेरी छपती थी, यहाँ सीप में छपता था मैं, ये अहमद दीम कासमी साहब का जो पर्चा था उसमें छपता था मैं। तो अफसाना निगारी तो मैं कर रहा था फर्स्ट ईयर से। तो अब ये है कि जब एक मल्टी लैंग्वेज और जो वहाँ वो तो बड़ा मल्टीपल माशा था ना, जेल में हिंदू सिख मुसलमान ईसाई, पाकिस्तान में तो हमने सिर्फ मुसलमान ही देखे थे लाहौर में। तो वो फिर मुझे उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिला। और आपको पता है जहाँ हम लोगों को पाकिस्तानियों को रखा जाता है वो बड़े स्पेशल वार्ड होते हैं, वहाँ जो हैबिचुअल क्रिमिनल हैं उनको रखा जाता है जो इंडियन होते हैं। तो उनके पास तजुर्बात होते हैं बेपनाह, उनका मुशाहिदा होता है, मुतालिया होता है, बड़े बड़े इंटरनेशनल किस्म के फ्रॉडिये। तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को जानने को मिला। जो पॉजिटिव थी थिंकिंग उनकी मैंने वो अपना ली, और जो नेगेटिव थी वो नहीं अपनाई। और ये लिखने विखने का चस्का तो मुझे, मैंने आपको बताया ना कि ये तो मेरे खून में ही पता नहीं शामिल हो गया था कैसे। इसकी वजह मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे ना वाले साहब को कोई ऐसा शौक था ना और किसी को ख़ानदान में था। हम तो मुलाजमत पेशा लोग थे, फौजियों का ख़ानदान था हमारा। तो ये मेरे अंदर आया। तो फिर मैंने इंडिया की मुआशरत को बुनियाद बना, मैं वहाँ किताबें पढ़ता था और तो कुछ करता नहीं था, या तारीख पर जाना होता था तो लोगों को देखने का मौका मिलता था। तो वो जो वहाँ की स्टडी थी, ख़ास तौर से मैंने हिंदी अदब पढ़ा तो मुझे वो बड़ा ही मतलब दिलचस्प मालूम हुआ। हिंदी और सीखी फिर आपने? गुरमुख जी, फिर मैंने गुरमुखी ज़ुबान में मेरा ज़्यादा कमाल था, क्योंकि मैं पंजाब में पकड़ा गया था। पंजाब में उधर गुरमुखी होती है। तो मैंने सिख ट्रेडिशंस को और सिख रिलीजन को बहुत करीब से देखा और महसूस भी किया। तो वो तजुर्बे कहीं मेरे लाशऊर में आज तक मौजूद हैं, और उन्हीं की बुनियाद पे मैं लिखता हूँ। अब जब मैं जब इंडिया में कोई भी इंडिया में सोशल किस्म की एक्टिविटी होती है तो उसको मैं ज़्यादा अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सकता हूँ। सही सही। सर ये मुझे बताइएगा, कैद के दौरान आप, बहुत कम लोग होते हैं, आप इस तरह लगता है आपने जो अपना कैद का वक्त है वो बहुत प्रोडक्टिव गुजारा, और आप वहां से कुछ सीख के निकले, कुछ लेके निकले, तो आज भी लोगों तक ट्रांसफर कर रहे हैं। मगर ये मुझे बताइएगा, ये जो आपने एक सोच रखी थी कैद के दौरान, आपका सीखने पढ़ने पढ़ाने की तरफ तवज्जो रही, ये सोच कैसे डेवलप हुई? ये पैदाइश के वक्त से थी? क्योंकि बंदा क्रिमिनल्स के साथ रह कि क्रिमिनल्स भी तो हो जाता है, कहते हैं जैसा माहौल होता है वैसा असर भी होना शुरू हो जाता है आप पर। आपको हैरत होगी, मुझे तो ये समझ नहीं आती थी कि जो लोग वहाँ पे होते थे मेरे साथ वो वाकई क्रिमिनल है। मैंने तो उन्हें बहुत बेहतर इंसान पाया। वो बड़े आदर्श थे, उनके बड़े असूल थे और बहुत नाइस लोग थे। ह्यूमैनिटी के बहुत करीब थे वो लोग, और वो हमें बहुत हेल्प आउट करते थे। मुझे मसलन वो मेरे साथ बड़ी सिंपैथी करते थे कि मैं इस छोटी सी उम्र में कैसे गलती से आ गया, और इंडिया को मुझे अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, लोग गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। फिर वो मुझे किताबें ला कर देते थे, उनके घरों से ताइफ आते थे मेरे लिए। और कुछ ये था कि मैंने थोड़ा उस ज़माने में रूहानियत की तरफ भी खासी तवज्जो दी। तो बस कुदरत ने इस तरह का सिस्टम बना दिया। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो उन दिनों भी ख़ुसूसन पंजाब में तहरीक चला रहे थे खालिस्तान के लिए। तो मैंने उनको बहुत करीब से देखा, उनकी बातें सुनी। मुझे तो सबसे बड़ी बात इंडिया में कैद के दौरान समझ आई वो ये थी कि पाकिस्तान का बनना गुज़श्ता सदी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, और कायद आज़म ने ये सिर्फ पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तानी मुसलमानों पे नहीं, पूरे मुसलमान पे एहसान किया है। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ना बनता तो हमारा वही हाल होता जो आज दिल्ली में मुसलमानों का हो रहा है, या बिहार में हो रहा है, या पूरे इंडिया में हो रहा है, या गुजरात में हो रहा है। बेशक बेशक बेशक। तो मुझे ये बताइएगा,
ये जो आपने 3 साल गुजारे वहां पर, क्या आप पे टॉर्चर भी हुआ क्या, जिस तरह हम सुनने को मिलता है या पढ़ने को भी मिलता है, जो पकड़े जाते हैं उनके साथ बहुत ज्यादती होती है? और आपने देखा होगा हमारे एक फौजी जो 65 की जंग के थे, उनको तो पता नहीं 60 साल बाद निकाला गया, वो जो मुजफ्फराबाद में रिलीज होकर आए थे और जिनकी वफात भी हो गई, सिपाही, मुझे याद नाम नहीं आ रहा। देखा साहब, बात यह है कि जब आप किसी भी एक सिस्टम से गुजरते हैं ना, तो उसका हिस्सा बन जाते हैं। जेल की अपनी एक जिंदगी होती है, तफ्तीश की अपनी एक जिंदगी होती है। जब आप आज़ाद होते हैं, किसी अखबार का माहौल और होता है, किसी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का और होता है, बैंक का और होता है। तो वो जो उनकी वहाँ के जो नॉर्म्स होते हैं वो आपको पूरे करने पड़ते हैं। मुझे वो क्यों ना मारते, जब उन्होंने ये अज्यूम ही कर लिया था कि मैं तो कुछ जसूस हूँगा जो इधर आ गया हूँ, लेकिन उन गधों को ये पता लगा कि जसूस अपनी कॉलेज का ब्लेजर तो पहन के नहीं आते, और हाथ में मेरी एयर गन पकड़ी हुई थी जब मैं पकड़ा गया था। तो इस तरह की है। लेकिन मेरा ख्याल हम अपना इंटरव्यू उधर आगे ना चलाएं, बजाय जेल के कोई मौजूदा हालात पे बात कर लें। वो तो बिल्कुल। एक था अच्छा, हादसा। मुझे ये बताइएगा, मैं आपके कॉलम्स भी पढ़ता था, राइटिंग भी, ये जो है स्ट्रेटेजिक स्टडीज या इंटरनेशनल अफेयर्स में कैसे आगे? और आप मुझे ऐसा लगता है अब आपका टोटल फोकस जो है वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं आपकी एनालिसिस सुनता रहता हूँ, वो टोटल स्ट्रेटेजिक स्टडीज पे है। तो ये तो हाँ बहुत जी, बड़ा हाँ। ये शिफ्ट कैसे आया पर्सनालिटी के अंदर, एक ड्रामा एक्चुअली राइटिंग और नॉवेलिस्ट हाँ, से? मैं ना जब मैं ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था, तो तब भी मेरा शौक ये था। मैं यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में ना, वो जो हमारा साउथ एशियन इंस्टीट्यूट है उसमें जाता था। तो चूंकि मैंने सिखों का बड़ा एक्सपीरियंस लिया हुआ था, तो मैं सिखों पे ना उन जमाने में, यानी इंडिया से मैंने तो मेरा ख्याल एफ ए किया था जब मैं पकड़ा गया था। तो आके फिर मैंने बीए किया और फिर एमए किया। तो इस दौरान मैंने अखबारात में भी मैं लिखता रहता था, इंडिया में जिस तरह की सूरत हाल होती है वहाँ के हालात के मतलब, या वहाँ की माशरत के मतलब। उस वक्त इतना इतना एक्सपोजर नहीं हुआ था इसका, ये जो चैनल्स वगैरह, ये सैटेलाइट का। एक इंडिया का टीवी मेरे ख्याल अमृतसर आता था, दूरदर्शन आता था लाहौर में, वो भी कोई ऊपर एरियल लगा के सीधा उल्टा करके वो देखा करते थे थोड़ा सा। तो उस जमाने में जो प्रिंट मीडिया था ये खासा बासर था। नवाबा के जैसे अखबार ने मुझे मैगजीन एडिटर रख लिया, तो मैं बड़ा फेमिलियर हो गया इसमें। और चूंकि मैं उस जमाने में खालिस्तान तहरीक पे बहुत लिखा करता था, तो सिख कम्युनिटी में मैं बहुत पॉपुलर हो गया। मुझे कनाडा से अमेरिका में, यूके में मैंने 15-20 ट्रैवल किए हैं। मैंने लेक्चर्स दिए हैं यहाँ पे। तो मुझे यहाँ से सरोपे भी मिले हुए हैं, अमीन के सोर्ड ऑफ ऑनर्स जो सिखों की तरफ से मिली हुई है। माशाल्लाह, तो तो इस तरह ना, आपका जैसे जैसे मुशाहिदा बढ़ता है, तजुर्बा बढ़ता है, तो एक खास कम्युनिटी में आप इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, जो आपसे रिलेटेड लोग, मसाइल से रिलेटेड लोग होते हैं। तो ज्यादातर मेरा जो था एरिया ऑफ रिसर्च वो ऐसे ही साउथ एशिया ही बन गया। मज़हब में मेरी दिलचस्पी, ख़ास तौर से सिख मज़हब में, हिंदू मज़हब में, हिस्ट्री में, तो वो मुझे ये रिसर्च की तरफ ही ले गई। फिर मैंने इस रिसर्च को महदूद, जब पाकिस्तान में ये एक्सपोजर हुआ ना इसका टेररिज्म का, तो टेररिज्म एक बड़ी बहुत नई चीज़ थी पाकिस्तानियों के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, ख़ास तौर से 9/11 के बाद की जो बदली हुई दुनिया थी। तो इसमें फिर मैंने जो ये जनरेशन वार्स के एक्सपर्ट थे, 5th जनरेशन वार के, और ये दूसरे जो स्ट्रेटजी के जो माहिर लोग थे, मतलब मुझे बड़ा शौक था। मैं रैंड कारपोरेशन की रिसर्च पढ़ा करता था, पुरानी जो जो मुझे अवेलेबल होती थी इधर ये जबरदस्त नेट पे। जबरदस्त। तो इस तरह और भी जो अमेरिका के रिसर्च अदारे हैं, क्योंकि ये बड़ी यहाँ मतलब जो रिसर्च होती है वो उसका म्यार जो है वो तो पाकिस्तान में तो हम कुछ छू भी नहीं सकते। सब्सटेंट। तो उसको पढ़ता था। हाँ जी, उसमें पढ़ता था। फिर मैंने एमफिल किया इसमें, इंडो पाक रिलेशंस में। तो मेरी बड़ी मशहूर किताब है पाक भारत ताल्लुकात, इस पे फिर मैं विजिटर लेक्चर भी रहा इसका ही। ये समझिए कि आप कह सकते हैं कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी में? पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी में, माशाल्लाह माशाल्लाह।
सर मुझे ये आप इसी दौरान आप फिल्में भी लिख रहे थे, नॉवेल भी लिख रहे थे, सब कुछ साथ साथ चल रहा था। ईमानदारी की बात तो ये है, ये मेरे साथ कोई हादसा हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा यार। सारी आप जब पलट के देखता हूं तो मैं कहता हूं ये 60 साल जिंदगी के मैंने किया क्या है सिवाय किताबें और फिल्में और ड्रामे लिखने के। बीवी तो नाराज नहीं हुई इस बात से? अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये पहले ही सोच लिया था, तो बीवी में अपने जैसी अनपढ़ ही लाया था। जबरदस्त। तो बीवी ने तंग नहीं किया इस मामले में? ये ना तो ना ना ना, बीवी ने एक मेरे बच्चे, अल्लाह अल्लाह उनको जिंदगी दे, अल्लाह उनकी और तरक्की दे। उन्होंने मुझे, मेरा बेटा इंजीनियर है, यहीं पर है, ह्यूस्टन में है वो। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी हाँ। और दो मेरी बेटियां, वो भी मैरिड हैं। तो एक वो आ जाती हैं, हमारे करीब ही रहती हैं, तो हम मियाँ बीवी होते हैं, या लाइब्रेरी होती है, किताबें होती हैं, बस। सर किसी बच्चे का इस तरफ रुझान है, लिखने पढ़ने की तरफ? असल में मेरा जो बेटा था ना, वो तो पैदाइशी साइंसदान था, ये जो इधर अमेरिका में है, जी। बख्तावर खान। तो क्या वो किस चीज में? उसको तो स्पेस इंजीनियरिंग का शौक था, तो वो एरोस्पेस इंजीनियर बन गया। उसने यूके से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएस किया था। माशाल्लाह। तो उसने तो सारी जिंदगी यही, क्योंकि उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो शुरू से अंग्रेजी रहा, और ये मिशनरी स्कूलों में पढ़ा वो, तो उसको पढ़ने का तो शौक बहुत था। लेकिन वो जिस तरह के नौजवान है ना आजकल, जो जो आईटी वाले जो हैं, जो नेट पर ही पढ़ते हैं, वो इस तरह की पढ़ाई उसने की है। तो अच्छा। एक मेरी बेटी है छोटी, जिसको शौक था, लेकिन पता नहीं क्यों उसको मैंने हौसला अफजाई भी उसकी बड़ी की, तो उसने एक दो किताबें भी लिखी, फिर उसके बाद उसने लिखा नहीं, वो अपनी जिंदगी में उलझ गई बेचारी। सर मुझे ये बताइएगा, कहते हैं जहां माश की फिक्र बहुत ज्यादा हो वहां जो तख्लीक मर जाती है या जन्म नहीं लेती। तो आपका मुझे माश की, मुझे आपने तो तख्लीक के लाइन लगा दी, चाहे फिल्म हो, चाहे नॉवेल हो, चाहे चाहे मैं देखता हूं, चाहे ड्रामा निगारी हो, फिर सहाफत हो, फिर ये स्ट्रेटेजिक स्टडीज के ऊपर हो, इंटरनेशनल रिलेशंस पे हो। तो क्या ये बात कहना दुरुस्त होगा, जहां माश की फिक्र होती है वहां तख्लीक जन्म नहीं लेती? मगर आपके मामले में आपको माश की फिक्र नहीं थी, या फैमिली की सपोर्ट थी, इस वजह से आप तख्लीक में लगे रहे? मैं तो इसके उल्ट सोचता हूँ। मैंने तो देखा दुनिया के जितने बड़े शायर, बड़े हमारे ये जो इंडियन माशरत है इसमें हुए हैं, वो सब गरीब ही थे बेचारे, भूख नंग नहीं उनको शायद ये बनाया था। फिक्रे माश, इश्क बुता, याद रफ्तगा, ये तीनों ही चीजें होती हैं जिंदगी में, इन पर ही जिंदगी चलती है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए इससे इतना इसमें इन्वॉल्व नहीं था कि मेरे मतलब वालिद जो थे वो बिजनेसमैन थे, तो वो अच्छी जिंदगी हमें दी उन्होंने। इंडिया से आने के बाद मैंने शुरू, आपको हैरत होगी, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नावल लिख के पैसे कमाने वाला बंदा मैं ही था, हालांकि बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। और मुझे रॉयल्टी थी। अब मेरी ये बेशतर किताबों के किसी के 100 से ज्यादा एडिशन छप चुके हैं, किसी का 75 80। फिर ये है कि मैंने एक काम किया कि मैंने ना ये पब्लिशिंग का बिजनेस भी साथ साथ शुरू कर लिया अपने ये नौकरियों के साथ। अब देखें ना, मैं अखबार से, अभी मैं बीए ही कर रहा था, तो मैं बीए का मैंने एग्जाम दे दिया था, तो मैं अखबार मैंने ज्वाइन कर लिया था नोएडा 84 में। 84 में से पहले ही मैं नावल नगारी से पैसे कमा रहा था। मैं उर्दू डाइजेस्ट में डिप्टी एडिटर रहा हूँ, मैं हकायत का डिप्टी एडिटर रहा हूँ, मैं ये शामी साहब वाला जो डाइजेस्ट है उसका रहा हूँ डिप्टी एडिटर, तो स्यारा डाइजेस्ट का एडिटर रहा हूँ। तो मैंने मतलब ये कि पहले से ही मैं पैसे थोड़े बहुत कमा ही रहा था, जो पाकिस्तान में जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो वालिद साहब ने मुझे स्कूटर लेकर दे दिया था शादी के बाद। उसके बाद फिर स्कूटर से छोटी सी कार आ गई, फिर 400 चल। ये है कि उस तरह तो नहीं, लेकिन मैं कुछ मेरी दिलचस्पी भी इतनी नहीं थी पैसे कमाने में, इसलिए खुश ही रहता हूँ। कोई आप जैसा आके खुशबू दे गया, कोई कमीज दे गया, कोई पतलून दे गया, तो वो जिंदगी चलती रही है इस तरह ही। इससे ज्यादा मैंने ख्वाहिश भी कभी नहीं की। ट्रैवल अल्लाह ने मुझे दुनिया का इतना करा दिया कि कुछ सोच ही सकता है।
तो जब अल्लाह खुद नेमतें दे ही रहा था, फैन फॉलोइंग इतनी अल्लाह ने दे दी कि बस अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, सिलसिला चलता रहा जिंदगी का ऐसे। उस तरह का फिक्र मुआशरे का भी हुआ। सर, जो खुदा ना जो खास्ता। नई नस्ल के लोग लिखने में आना चाहते हैं, चाहे वो नॉवेल निगारी हो, ड्रामा निगारी हो, फिल्म निगारी हो या सहाफत हो, उनको आगाज कहाँ से करना चाहिए ताकि वो अपनी लिखाई में एक स्ट्रक्चर पैदा कर सकें? ख्याल देखिए तो मैंने होता आपको है। कहा, पहले पहले तो उन्हें अपना एनालिसिस करना चाहिए कि क्या, एक तो होता है काम को सीखना, जी। वो एक और बात होती है। मैंने कहा कि अगर आप में जरासीम अल्लाह की तरफ से वदियत हुए हैं, आप में मौजूद हैं, तो फिर आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारी बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम पढ़ते नहीं। पढ़ने वाली कौम नहीं रहे। जब मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो मैं अब, है जी, हम पढ़ने वाली कौम नहीं रहे, पढ़ते नहीं है। हाँ जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आप इसको बड़ी मुशक्कत समझते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या? फिर मुशाहिदा बड़ा बारक होता है। दुनिया का जो ट्रैवल है इसने मुझे बड़ा कुछ सिखाया। मुशाहिदा। मैंने ये इधर अल्लाह का भला करे, अमेरिका, यूरोप, स्कैंडिनेविया, मिडल ईस्ट, मैंने बड़ा एक्सप्लोर किया। लोग मुझे बुलाते थे तकारीब में, कोई किताबों की रुनुमाई हो जाती थी, तो इस तरह मुख्तलिफ लोगों से मिलने का इत्तेफाक होता था। फॉर्चुनेटली मेरा जब वेस्ट में भी मैं था तो पाकिस्तानियों से बहुत कम मेरा रहता था राब्ता। ज्यादा मेरा सिखों से रहता था, क्योंकि उनको मैं उनसे रिलेटेड ही ट्रिप होते थे। वो मैं उनके गुरुद्वारों में, उनके घरों में बात करते थे। तो मैंने इस तरह बहुत कुछ जानने को मिला। जो लोग लिखना चाहते हैं ना, मैं तो उनको यही कहूंगा कि पहले वो पढ़ें, किताब से मोहब्बत करें, तो फिर ही आपको कुछ होगा, कुछ आगे मिलेगा। ये बड़ा, ये समझिए, ये पहला इम्तहान है, ये पहला पर्चा जो है ना इसका, वो बड़ा मुश्किल होता है। वो पढ़ने का ही होता है, पढ़ना पड़ता है, पढ़े बगैर। अब देखिए ना, अगर मैं स्ट्रेटेजी पे बात करूं और मुझे यही ना पता हो कि क्या हालात जा रहे हैं इस वक्त मेरे इर्द गिर्द, जो ममालिक हैं उनके, इंडिया की सोच क्या है, ईरान में चीन के आने से क्या तब्दीलियां आई हैं, अमेरिका अब कैसे डील कर रहा है दुनिया को, वो चीन की डोमिनेशन खत्म करने के लिए कैसे जाएगा, क्या ऑल आउट पे जाएंगे दोनों या नहीं जाएंगे। अब ये सवाल ज़हन में तभी उठेंगे ना कि जब मैं पढ़ेगा। इस तरह की चीजें पढ़ूंगा या आप जैसे आप अच्छे जब लोगों से पढ़ने सुनूंगा। की बात करते हैं, आप जब पढ़ने की बात करते हैं, आप खालिसतन किताब, फिजिकल किताब जिसको हम हार्ड बुक कहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। चाहे वो ऑनलाइन पढ़ लें, चाहे किताब खरीद के पढ़ लें, किसी भी किस्म की पढ़ाई की बात कर रहे हैं। सर जी, रीडिंग बुक। हमारे दौर में तो ये फैसिलिटी थी। अब तो आप लेट कर भी पढ़ सकते हैं। आप तो बिल्कुल। आप गाड़ी ड्राइव करते हुए पढ़ सकते हैं। अब तो आप और कान में वो ऑडियो बुक। टूटी लगा के भी पढ़ सकते हैं। हमें तो बकायदा लाइब्रेरियों से इतने पैसे नहीं होते थे, बड़ी बड़ी किताबें लानी पड़ती थी। फिर अब तो खैर अल्लाह ने तौफीक दी, तो अब मेरी अपनी लाइब्रेरी में 8-10 हज़ार किताबें हैं। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। ये था कि तो फिर ये तो शौक फिर हो गया ना कि जो बड़ी किताबें आनी चाहिए पहले मेरे पास आनी चाहिए जरूर, चाहे वो अंग्रेजी की थी, चाहे उर्दू की थी, चाहे हिंदी की थी। तो फिर वो उसको फिर ये आप में जब आपके पास होता है ना कुछ आपके अंदर, तो वो आप चाहते हैं कि अब मैं इसका अबलाग करूं, तब आप अच्छा लिखते हैं। तो ये अब हम टीवी के सामने खबर बैठ के खबरें सुन लें, या ये 2 नंबर जो मबास होते हैं 8 बजे से 10 बजे तक जो बकवास चलती है, इसको सुन के ये समझ लें कि हमें स्ट्रेटेजी का भी पता लग गया और हमें जो करंट अफेयर है इन पे भी हमारी कमांड हो गई। ये तो मेरे ख्याल से नहीं मुमकिन। सर मुझे एक बात बताइएगा, सुनने वालों के लिए माशाल्लाह आपकी एक ग्रेप स्ट्रेटेजिक स्टडीज के ऊपर भी है। सुनने वाला जो है, लेट्स सपोज वो स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंटरनेशनल अफेयर्स को देख रहा है, अमेरिका चाइना देख रहा है, इंडिया पाकिस्तान देख रहा है, टर्की वर्सेस यूरोप देख रहा है, तो वो हकाइक को फिल्टर कैसे करे? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं इंडियन मीडिया 110% बायस, पाकिस्तानी मीडिया और जियो की अपनी लाइन होगी, एयरवाई की अपनी, हकीकत कहीं बीच में जम हो जाती है। मेरे जैसा सुनने और पढ़ने वाला हकीकत कैसे जो हकीकत की तलाश में असल में दुनिया में हो क्या रहा है
वो किस किस तरीके से, जिस तरह आप जो है सबको थोड़ा थोड़ा सुनते हैं और बीच में फिर जाके एनालिसिस, कैसे तरीका एक कार क्या है कि हम जो देखिए है जी, राइट खबर तक पहुंचे। देखिए जी, बात यह है कि जब एक तो इंसान जो थोड़ी सी रोशन ज़मीरी अगर इंसान में हो ना, तो उसको पता लग जाता है कि प्रोपेगेंडा क्या है, ये बायस्ड है बंदा, ये गैर जानबदार है, ये वो। आपको पता है इंडिया का 80% से ज्यादा मीडिया तो बायस्ड है, लेकिन इंडिया में 20% बड़े मतलब लिबरल लोग हैं, और जो पाकिस्तान के हवाले से भी सच्ची बात करते हैं। उन बड़े बड़े राइटर हैं वहां पे इस तरह के कुछ, हम उनको भी पढ़ते हैं, हम इनका ये गोदी मीडिया भी सुनते हैं। और फिर सबसे बड़ा हमारा जो सोर्स होता है वो होता है अमेरिकन मीडिया। मसलन मैं नेट पे कोशिश करता हूँ रोजाना, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन मैं वाशिंगटन न्यूज को कि ना कोई एक आध आर्टिकल भी साथ पढ़ लो। खबरें तो मैं देखता ही हूँ, मतलब पीछे और आगे वाले सफे की। तो इस तरह रशिया में का जो मीडिया है लोग उसको कंसीडर नहीं करते इतना, लेकिन मैं तो करता हूँ। इस तरह अब चाइना के पाकिस्तान पे बड़े असरात हैं, चाइनीज एक दो चैनल अंग्रेजी में इधर आ रहे हैं, या सीसीटीवी। कुछ जी जी टीवी पे। हाँ जी हाँ। तो भी इस तरह आपको ऐसी बात नहीं है, आपके अंदर फिर देखिए ये कुदरत आपके अंदर जब आप स्टडी करते हैं ना, खुद ब खुद से एक फिल्टर बना देती है ऐसा, जो बिल्कुल। जिस गुजरने के बाद ना जो चीज बाहर आती है वो प्योर ही होती है। आपको अपने आप अपने जाती आइडियाज भी होते हैं, अपनी जात की सोच भी होती है, तो, आपकी बेसिक स्टडी। तो कुछ लोग बिल्कुल जी जी ये कहना दुरुस्त होगा कि एक तो आपका शौक, फिर आपका जो मुताल्ले का मुशाहिदा है, आप डिफरेंट डिफरेंट अखबारों को पढ़ें, मैगजीन्स को पढ़ें, न्यूज सुन रहे हैं, तो आप जब एक ही न्यूज को तीन चार डिफरेंट एंगल से, एक चाइनीज एंगल देखेंगे, एक अमेरिकन एंगल, एक रशियन एंगल, और एक लेट्स सपोज अल जजीरा का एंगल, तो उस एंगल जी, से आपको बीच की स्टोरी नजर आ जाएगी, असल हकीकत कहाँ है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बिल्कुल देखिए बिल्कुल। ना, आप जिस मुल्क में बैठे हैं, जी सर। यहाँ का जो मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं जाके बाइस्ड मीडिया ही होता है। लेकिन एक इनका कमाल गया, ये अपने मुल्क की इंटेग्रिटी पे तो नहीं ना करते सौदेबाजी, सवाल ही कोई नहीं पैदा होता। अच्छा, जब हमारा जो मीडिया है वो सबसे पहले पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पे चोट लगाता है। अब एक सहाफी जो फ्राडिया है 2 नंबर, वो अचानक अगवा हो जाता है, एक उसके साथ इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां जन्म लेगी, उसको पकड़ने से पहले बाकायदा मुहिम शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो हमें वो खासा तजुर्बा भी हो गया है। आदमी जो होता है ना, आदमी को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि ये हर रंग में ढल जाता है। जब मैं जेल में था तो मैंने तो जिंदगी में कभी थाना नहीं देखा था, और प्रदेश की जेल, तो वहां फिर उस रंग में भी ढलना पड़ता है। तो इस तरह वक्त के साथ अब खासा कुछ तजुर्बा, और मैं इसमें मुशाहिदा बरहक मुशाहिदा बड़ा बड़ा क्या जी, जब तक बिल्कुल। आप चीजों को बहुत माइन्यूटली देखेंगे नहीं ना। आप देखिए, एक होता है किसी भी चीज का ना कि बड़ी डायमेंशन होती हैं। अब मैं आपको सामने से तो मुझे आपकी गुलाबी कमीज और कोट ही नजर आ रहा है ना, लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे आपको पीछे से दाएं बाएं से देखने की तौफीक भी दिया तो मैं ज्यादा अच्छी राय कायम कर सकूंगा। हम इंसानी ज़हन ऐसा है, ये जो पहली स्ट्राइक इस पे होती है ना उसको बड़ी जल्दी कबूल करता है। और ये फलसफा भी प्रोपेगेंडे का यही है, ये 5th जनरेशन वार, अब तो खैर 6th जनरेशन वार शुरू हो गई है। इसमें क्या है, इसमें यही है कि वो जब आपको पहली बात हिट करती है ना, बड़ी चौंका देने वाली सनसनी खेज, वो आपकी असरार जरूर छोड़ती है। फिर आपकी आगे लगन है, जुस्तजू है कि यह हक की जुस्तजू, सच की जुस्तजू, आप खुद सर्च करें। वो अंग्रेजी में कहते हैं नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर। तो एग्जैक्टली। सर मुझे एक बात बताइएगा, एक तो आपने कहा पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान के एतबार से जो मैं अपना चीजों को देखता हूँ, एक तो पाकिस्तान में चलें, एक हमारा एक पार्ट ऑफ मीडिया है, एक पार्ट ऑफ हम सूडो इंटेलेक्चुअल कह लें, आप जो मर्जी उनको कह लें, वो किसी और टिल्ट उनका है, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हमेशा जो है वो उसको हिट करते हैं, चाहे जो भी रीजन हो, चाहे जो भी रीजन हो, उनको कहीं और से सपोर्ट आ रही है, जो भी रीजन हो। मगर एक और चीज है, एक तो वो लोग हैं जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सारा टाइम हिट करते हैं,
मगर एक वो पार्ट ऑफ मीडिया भी है जो एक पूरी सेकुलर सकाफत को मीडिया के थ्रू पाकिस्तान पे थोपना चाहता है। ये दो डिफरेंट जंगें चल रही हैं। आप क्या देखते हैं, हमारा करंट मीडिया क्या दूसरे मुल्कों की सकाफत हमारे ऊपर थोपने की पिछले एटलीस्ट 15-18 साल से कांस्टेंट कोशिश नहीं कर रहा? देखिए, आपके सवाल का सीधा जवाब तो है जी हाँ, कर रहा है। लेकिन एक बात आप याद रखें, पाकिस्तान में जो चारों अकवाम है ना, मसलन सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान हैं, पंजाबी हैं कश्मीरी या भी तो है। कश्मीरी, जी जी मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये कश्मीरी हैं। तो ये जो 4-5 जितने भी नेशंस हैं ना, ये बहुत ट्रेडिशनल नेशंस हैं। यानी इनके रूट्स जो है ना, अपनी हिस्ट्री में, अपने कल्चर में इतने गहरे हैं कि जो इंसान, जो इमरानियात के तालिब इल्म है ना, वो जानते हैं कि ये इतनी जल्दी चेंज होने वाले नहीं है। जो ये सूडो लिबरल हैं, जो लिबरल हैं, जो ये समझिए जो बगैरत ब्रिगेड है, ये जो मर्जी करता रहे। अब इनमें देखिए, यहाँ पाकिस्तान में सोच पाई जाती है, आपको पता है यहाँ बहुत एजेंसियां इन्फिल्ट्रेशन करती हैं पाकिस्तान में। ये फिफ्थ कॉलोनिस्ट हैं, पता नहीं बेचारे कहाँ से लेते हैं, कहाँ से खाते हैं। हम तो जानते हैं ना, जो ये बेचारे जो 70 उंडा पे आते थे, अब 3 दिन पराडो हैं इनके पास, तो दिनों में आ गई हैं। तो ये ऐसे तो नहीं ना आती। मैंने जितनी मेहनत पाकिस्तान में मैंने की है, रूए जमीन पे नहीं मुझे को बंदा लगता जिसने इतना लिखा हो, किया हो। अगर लिख के बंदा इतना ही कर सकता है जितना मेरे साथ हो रहा है। तो ये जो होते हैं ना बड़े बड़े महल्लात, और ये गार्ड्स रखने, और ये पराडो और ये रखनी, वो तो सर फिर ऐसी होती हैं। इसके पीछे तो यही कुछ चलता है। सर मुझे ये बताइएगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है जो आपका लिखने का तरीका है। मैं इशफाक साहब को एक दफा पढ़ रहा था, इशफाक साहब ने बानो कुचिया को कहा अपना लिखने का एक टाइम मखसूस कर लो। इसी तरह के उसी तरह है, जब आप किसी झील के किनारे या दरिया के किनारे रोज एक टाइम पे बैठेंगे और जाके दाना डालेंगे पानी में, तो मछलियां आपके गिर्द दाना शुरू हो जाती हैं। क्या इस बात में हकीकत है? जो आप लिखते रहे, आपने लिखने का एक वक्त मखसूस कर लिया था, और उस मखसूस वक्त में जिस तरह रात के 10 से 12 बजे उसमें ख्यालात आना शुरू हो जाते थे और आप ऑटोमेटिकली लिखना शुरू कर देते। क्या नए लिखने वालों को इस लाइन पे चलना चाहिए? जी मैं तो इसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। ये तो इंतहाई फजूल बात की, चाहे इशफाक खान साहब ने की या किसी और ने की। ये तो माफ कीजिए, वो इस तरह की कई बातें यक्कड़ मारते रहते थे। बंदे तो बड़े थे, तो इसलिए जरूरी नहीं कि उनकी हर बात सही हो। मैंने मसलन आपको हैरत होगी, मैंने जितना लिखा है ना, फजर की नमाज से नाश्ते के दरमियान लिखा है। फजर की अब नमाज इस से? टाइम पे लिखता है, और मैं 10 बजे रात को सो जाता हूँ। राइटर हमेशा से? तो सारी सिगरेटों और उसके प्यालियों चाय के साथ बड़ा फर्क कर लेते हैं अपना। मैंने जिंदगी में कभी सिगरेट को छू के नहीं देखा। तो इसलिए ये कोई बात नहीं, ये आमद आवरद होती है। अब जो शायर हैं उन पे आमद होती है, तो वो आमद उनको किसी भी जगह हो सकती है, वॉशरूम में भी हो सकती है, बिस्तर पे लेटे हुए हो सकती है, ड्राइव करते हुए हो सकती है। तो इसलिए ये नहीं कोई महसूस, उनके अपने फलसफे थे, वो समझ लेते थे कि इर्द गिर्द जो वहाँ करने वाले मेरे पुजारी बैठे हैं, तो इसलिए जो बात मैं कह दूंगा ना वो बाराती होगी। इस तरह नहीं होता सर। ये लिखना विखना जो पढ़ना, मैं आपको देखिए ना, अब मैं एक नावल में ऐसा होता था कि एक नावल लिखने के लिए मुझे ना 2 महीने भी लगते थे। और ये जो रिसर्च के बुक्स हैं, ये मैंने एक एक किताब पे 10-10 8-8 साल लगाए हैं। चीज़ों को जमा करना, उनको तरतीब देना, फिर जो नई नई डेवलपमेंट साथ हो रही हैं उनको शामिल करना। वो एक फाइल बनती थी तो वो पुरानी हो जाती थी, नई बनती थी, फिर अगली पुरानी हो जाती थी। ये कोई बात नहीं है। किसी वक्त भी आप पे कोई चीज तारी होती है। और देखिए, ये कहानी जो होती है ना, ये बंदे के, राइटर के लाश शोर में तो हमेशा से मकबूल रही है। उसको शोर में लाना, और फिर उसकी बलोगत के साथ शोर में लाना, फिर उसके क्राफ्टिंग, फिर उसका, ये कोई इसमें इस तरह को मखसूस नहीं है सर किसी एक को वक्त में
एक वक्त में कई कहानियां तख्लीक ले रही होती हैं राइटर के दिमाग में। आप एक वक्त में कई चीजें कहानियों पे, एक जगह रिसर्च पे बुक लिख रहे हैं, एक जगह नॉवेल लिख रहे हैं, एक जगह कोई ड्रामे की राइटिंग, एक ही वक्त में, मतलब एक ही दिन में कई कहानियों पे काम चल रहा होता है। ऐसा मुमकिन है? देखिए देखिए, मैं तो प्रोफेशनल हूँ ना। जो जब आप इतने मेच्योर हो जाते हैं तो फिर प्रोफेशनल हो जाते हैं। मैंने तो ज्यादा जो मैंने लिखा है तो पैसे कमाने के लिए लिखा है ना। अब ड्रामा तो पैसे कमाने के लिए लिखा जाता है, फिल्म तो पैसे कमाने के लिए लिखी जाती है, नावल भी पैसे कमाने के लिए लिखा जाता है। जो रिसर्च बुक्स होती हैं वो बंदा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी और वाली नस्लों के लिए लिख के जाता है कि कल को कोई चीज मैं उसमें एक गलत इंफॉर्मेशन आपको दे जाऊंगा तो वो तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा ना। मेरे मरने के बाद भी तो आखिर वो चलना है उसने। तो इसलिए कई चीजें दिमाग में गड़बड़ होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, वो फिर उनकी डिवीजन कर लेते हैं कि यार आजकल मैं ड्रामा लिख रहा हूँ तो ज्यादा मेरा एम्फेसाइज ड्रामे पे होगा। जब नावल नावल या ये जो शॉर्ट स्टोरी होती है या अफसाना जो होता है, कहानी जो होती है, इसके लिए आपको थोड़ा अलग माहौल चाहिए। और ड्रामा तो प्रोफेशनल चीज होती है, वो तो आप कहीं भी किसी भी वक्त बैठ के लिख सकते हैं। सही। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक स्टडीज की तरफ आता हूँ, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। इंडिया चाइना का जो सिलसिला चल रहा है, क्या ये इसमें अमेरिका इन्वॉल्व होने जा रहा है? आपको लगता है ऐसे है अमेरिका इस सिनेरियो को? क्योंकि हम जिस सिटी में रह रहे हैं, ह्यूस्टन में, यहाँ परसों इन्होंने चाइनीज कॉन्सुलेट भी बंद किया, 75 के करीब लोगों को यहाँ से निकाल दिया इन्होंने। तो आपको क्या लगता है आगे होने क्या जा रहा है? ये ट्रायंगल और इसके पाकिस्तान पे क्या असरात होने वाले हैं? अच्छा, ये तो जितनी देर में हमने इतनी बातें की है ना, उतना लंबा इसका जवाब है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 मिनट में आपको मुतमिन कर सकूं। देखिए, 100% अमेरिका इन्वॉल्व है। अमेरिका इसको इस बार रैंड कारपोरेशन ने 1998 में ना एक रिसर्च शाया की थी उसकी, ये जो जुल्म खलीलजाद है ना, इसकी किताब की, अब माफ कीजिए मेरे ज़हन में उसका नाम निकल गया है। अच्छा, उसमें उन्होंने ये बताया था कि ये जो नई सदी है ना, इसमें ताकत का म्यार मईशत होगी, ये तोपे बंदूकें नहीं होंगे। क्योंकि दुनिया ने रूस के तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा ना अफगान जंग में। तो अमेरिका ने इसको रियलाइज कर लिया था, तभी उसने अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया। गो के वो उसकी ग्रिप तो थी, जो न्यूक्लियर पावर बन गया था दुनिया में। अब बात ये है कि चाइना जो है ना, वो बहुत बड़ा थ्रेट है अमेरिका के लिए। ये वन वर्ल्ड वन रोड जो उसकी है, और जो जिस तरह वो ये सीपीसी पे आया है, अब वो इसमें चाबहार में जा घुस गया है। चाबहार में घुस के उसने ये समझ लीजिए कि आपके मतलब बहुत एरिया जो अमेरिका का था पहले, उसको अपने काबू में कर लिया, और वो करे आगे करेगा। अमेरिका ऑलमोस्ट ऑल आउट वार पे चला गया। ये कि किसी सफारत खाने बंद करना, कॉन्सुलेट बंद करना, और फिर जहाज़ों को उनके थ्रेट देना, और वो उसके वो जो शुमाली चाइना वाला वो समुंदर है उसमें जा घुसा है वो। फिर वो अमेरिकन इंडियन नेवी को बहुत मजबूत कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका इस बात, लेकिन ये तयशुदा बात है, अमेरिका को छोड़े, मैं आपको कहता हूँ कि ये 6th जनरेशन वार है। इसमें दो मुल्क कभी आपस में एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, प्रॉक्सी लगाएंगे। अब वो ईरान में लगा रहे हैं, पहले पाकिस्तान में लगाते थे, फिर कोई और मुल्क काबू आ जाएगा, इराक में, शाम में। मुसलमान तो बेचारे इस काम के लिए हैं ही हैं कि जो कोई डेवलप मुस्लिम मुल्क होगा, और कोई पता नहीं ब्रुनाई को ना अपना अड्डा बना ले, उधर तवज्जो भी कमी गई है। मलेशिया को, इंडोनेशिया को ना पकड़ लें, अभी वो फारग बैठे हैं। तो इसलिए ये प्रॉक्सी होगी बड़ी मजबूत। नो डाउट इस वक्त दुनिया में अमर्जिंग ग्रुप जो दो मुझे नजर आ रहे हैं, वो ये है कि ईरान जो है ना, वो उसको थपकी दे दिया चाइना ने, रूस उसके पीछे खड़ा है। पाकिस्तान का किरदार तो हमेशा से मुनाफिकाना ही रहा है। हम दोनों ही पलड़े बराबर रखते हैं, दोनों तरफ से जूते खाते हैं, 100 प्याज भी खाते हैं, 100 जूते भी खाते हैं, और मुस्तकबिल भी मुझे यही नजर आ रहा है। अलबत्ता ये है कि अगर तालिबान गवर्नमेंट कायम हो गई इधर अफगानिस्तान में, तो अमेरिका के लिए खतरात बहुत बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने चीन की इसकी इंडिया की पुष्ट पे हाथ जो रखा है ना, वो इसलिए रखा है कि उसको पता है इस दुनिया के सबसे बड़ा गाहक कि उसका वही है।
तोपे बंदूकें उन्होंने उसके पास ही बेचनी है, क्योंकि अब चाइना का असला भी दुनिया बहुत खरीद रही है, रूस का भी बहुत खरीद रही है, इसराइल भी इस मार्केट का बहुत बड़ा एक बन गया है सनतकार। तो ये जो 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 अमेजिंग फैक्ट्स हैं ना हमारे इस खित्ते के, उनको रखना पड़ता है सामने। देखिए इंडिया ने इधर इसको चाबहार से काबुल तक सड़क बना दी हुई है पहले से। इसने जो ये चाबहार इंडिया ने बनाई थी ना, अब काबुल से हेरात को साथ लेकर वो मिडल ईस्ट में घुस जाएगा चाइना, और 2 महीने में बना देगा, जितने वो स्मार्ट है इस काम में। तो कितना बड़ा मसला उसका हल हो गया। मुझे एक बात बताइएगा आप, क्या दुनिया 2 धड़ों में डिवाइड होने जा रही है, चाइनीज ग्रुप और अमेरिकन ग्रुप, ऐसा होगा? क्योंकि रशिया तो स्पॉइलर का काम करता है, रशिया के पास इतनी इकोनॉमिक पावर नहीं है, वो किसी भी मुल्क को कोई इकोनॉमिक जो है इंसेंटिव्स दे के अपने साथ ले ले, क्योंकि रशिया चाहे सीरिया में जाए चाहे लीबिया में जाए, वो स्पॉइलर का किरदार अदा करता है, और वो कहते हैं मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं चुप करके किसी भी साइड में बैठ जाऊंगा। वो हिस्सा मांगते हैं रशिया वाले। वो मुझे ये बताइए, क्या दुनिया 2 धड़ों में तकसीम होने जा रही है? क्या हम 2 फाइनेंशियल आने वाले दिनों में 2 हो सकता है कि हम 2 फाइनेंशियल सिस्टम देखें? देखिए आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूं। अब जो हमारा मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का होता है ना शुरू से एक वो इस्लामी किस्म का टच, वो तो रहा नहीं। अमेरिकन ग्रुप में अमारात, सऊदिया और उसके जो साथ के छोटे छोटे मुल्क हैं, ये उसके नेशनल अलाइज है अमेरिका के, और चीन के नेशनल अलाइज जो हैं वो हैं ईरान और पाकिस्तान। पाकिस्तान का मसला ये है कि आगो तो ईरान के साथ हमारी कोई इतने मिसाली तल्लुकात तो रहे नहीं कभी, और ना ईरान ने कोई कसर छोड़ी हुई है इनमें रहने में। तो इसलिए ये तो बात सही है बिल्कुल, दुनिया 2 वाज़ा ग्रुपों में बट रही है। एक प्रो चाइना ग्रुप है, एक एंटी चाइना ग्रुप है। अब एंटी चाइना ग्रुप में भले पूरा यूरोप शामिल हो जाए, लेकिन आप रजब तैयब एर्दोगान को नजरअंदाज ना करें, ये बहुत बला है, ये खासी असरात। और जो चाइना गेम करने जा रहा है कि युआन में वो मार्केट ला रहा है दुनिया की, अगर वो इसमें काम हो गया तो धड़म तख्ता हो जाएगा, डॉलर गिर गया तो गया अमेरिका। लेकिन अमेरिकन ये रियलाइज करते हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं ये मईशत की जंग है और इसमें 2 ग्रुप बनेंगे। मईशत की जंग है, एक ग्रुप को चाइना के साथ जाना पड़ेगा, एक को अमेरिका के साथ जाना पड़ेगा। अब दरमियान वाला रास्ता कोई नहीं है। दुनिया के जो मुल्क थे ना, जो हारे को जी सर अस्सलाम वालेकुम हारे के साथ करते थे, अब वो मामला खत्म हो गए। सर हमने देखा जिस भी मुल्क की कॉमर्स ने डोमिनेट किया, उसकी जबान ने डोमिनेट किया, उसकी फिल्म इंडस्ट्री ने डोमिनेट किया, उसकी प्रिंट जर्नलिज्म ने डोमिनेट किया, जिस मुल्क की कॉमर्स ने डोमिनेट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके डिफेंस ने भी डोमिनेट कर लिया। तो अभी जो क्लियर कट नजर आ रहा है, कॉमर्स तो ये दोनों मुल्क कॉमर्स के जॉइंट है, बिजनेस के जॉइंट है, इंडस्ट्री के जॉइंट है, मगर अब अगर ये दोनों फेस टू फेस सामने आके खड़े हो जाते हैं ये दोनों मुल्क, तो फिर एक तरफ अंग्रेजी है, एक तरफ चाइनीज है, मगर अभी भी फाइनेंशियल सिस्टम और कॉमर्स सिस्टम अंग्रेजी के एतबार से चल रहा है। तो ये सारे सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ये वर्ल्ड डिवाइड कर देगी, एक को चाइनीज सीखनी पड़ेगी, मेरा ख्याल है चाइनीज फाइनेंशियल सिस्टम, चाइनीज कॉमर्स को अपनाना पड़ेगा। मेरे भाई मैं ना अपने तजुर्बे के हवाले से बात करता हूँ। ये 87 या 86 में सबसे मैं जिंदगी में पहली मरतबा ना लंदन गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ जो ये खाने पीने वाली चीजें बिकते थी ना, इन पे इंग्रेडिएंट्स 2 जुबानों में लिखे होते थे, अंग्रेजी और अरबी में। अरबी में इसलिए लिखे होते थे कि उस वक्त कुवैत की जो करेंसी थी दुनिया में सबसे मजबूत करेंसी थी। मैं आपको ना मौजतुंग की एक बात बताता हूँ। मौजतुंग कहते हैं कि दुनिया की बेहतरीन दलील जो है तोप के मुंह से निकलती है। जब वो तोप का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है तो ताकत है, ताकत मईशत है, मईशत की ताकत से निकलती है। अब आप देखें वो हट गया जिस दिन इराक ने कुवैत पे हमला किया ना, वो उस दिन कुवैत की इकोनॉमी गई। अब बात यह है
ये ज़ुबानें वाने हैं ना, इनका कोई मसला ही नहीं है। दुनिया की इंटरनेशनल ज़ुबान तो क़यामत तक अंग्रेज़ी रहेगी, मरने के बाद अरबी हो जाएगी। अब गुजारिश ये है कि मसलन ये गूगल शुगल है या इस तरह ये जितने भी सर्च इंजन है या यूट्यूब है या जिसपे हम बातें कर रहे हैं, क्या इनका सबका मतवादा रूस ने नहीं दे दिया? क्या चाइना पे यूट्यूब चलती है और चाइना की आबादी थोड़ी तो नहीं है? जब मैं चाइना का नाम लेता हूँ तो साथ शुमाली कोरिया को भी शामिल कर लें, साथ में ये जो फार ईस्ट के मुल्क हैं इनको भी शामिल कर लें, तो ये तो कोई मसला दुनिया के लिए कभी रहेगा नहीं। सिस्टम का रहेगा कि अमेरिकनों का माशी निज़ाम जो है वो कैसे चलता है और हमारा माशी निज़ाम कैसे चलता है, लेकिन ये दुनिया इस पे काबू पा लेगी। देखिए भाई मेरे, दुनिया में जब तहजीबें इतनी इतनी बड़ी गर्क हुई, उनमें से किसी की जुबान अंग्रेजी तो नहीं थी। वो पता नहीं क्या क्या मेसोपोटामिया वाले क्या जुबान बोलते होंगे, दूसरे क्या बोलते होंगे। तो इस तरह नहीं होता। ये जरूर है कि दुनिया दो ग्रुपों में डिवाइड हो जाएगी। इट्स मीन दुनिया के मुल्कों को क्लियर कट लाइन लेनी पड़ेगी, जिस तरह कोल्ड वॉर में था। एग्जैक्टली ये सबसे बड़ी बात ये है। कोल्ड वॉर में जिस तरह एक सोवियत ग्रुप था, एक अमेरिकन ग्रुप था, ये उस तरफ जा रहे हैं जहां दुनिया के ममालिक को दो कोल्ड वार का वापस आ रहा है जी, कोल्ड वार वाला जमाना। खान साहब आप जरा छुट्टी ना करें, आपकी मेहरबानी, बड़ा काम लंबा ही हो गया। बस सर, हम आखिर में चले, आखिरी सवाल मैं कर लेता हूँ। आपने बहुत शुक्रिया में टाइम दिया। मुझे सुनने वालों को अपनी जिंदगी के 3 लेसन्स अगर मैं बोलूं, जो आपने अपनी जिंदगी में लाइफ लेसन्स जिसको कहते हैं, जो 3 चीजें हमेशा अपने साथ लेके चलें ताकि वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकें। सर जी देखिए, आखिरत की कामयाबी तो बड़ा मजहबी किस्म का सवाल बन जाता है। मैंने तो जिंदगी में एक बात सीखी है, 3 नहीं। वो एक बात मैंने ये सीखी है कि नेवर एवर गिव अप। आप बदतरीन हालात में भी अपने लिए बेहतरीन ऑप्शंस पैदा कर सकते हैं, बेहतरीन चॉइसेस आपको मिल सकती हैं। और मेरी ये बात याद रखिए, खुशकिस्मती एक पुश्तों की कहावत का तर्जुमा है कि खुशकिस्मती आपका दरवाजा एक मर्तबा जरूर नॉक करती है। आपके कान अगर हसास हैं तो उसकी आवाज सुन लेंगे, नहीं तो वो गुजर जाती है पास से। मौके जिंदगी में सबको अल्लाह देता है, आप उनको अवेल कैसे किया जाता है, कौन करता है, वो इंसान पे डिपेंड करता है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जब तक नहीं निकलेंगे, आपके लिए जिंदगी में कुछ चेंज नहीं है। बस ये 2-3 बातें मैंने सीखी हैं, मेरे पास और कहने सुनने के लिए तो कुछ नहीं। तो आप कह रहे हैं अपने आप को चैलेंज करो, अपने कंफर्ट जोन में बैठो, चैलेंज करोगे तो कुछ बड़ा कर पाओगे। बी ए वॉरियर। ये दुनिया, इस जिंदगी से आपको मिन्नत अल्लाह करके कुछ नहीं मिलना, आपको जंग लड़नी पड़ती है। अपना राइट लेने के लिए भी जिंदगी से लड़ना पड़ता है, हालात से लड़ना पड़ता है। जो लोग अमेरिका में आए थे उनमें से मेरा ख्याल 70% इंडियन पाकिस्तानी इलीगल आए थे। आज वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियों के मालिक हैं, उन्होंने अपना को लीगल किया, तरक्की की, मेहनत की, जिंदगी में आगे निकले। उनके पास तो बहुत कुछ है और यही जिंदगी का सबक है। अगर आपने इसके आगे सरेंडर कर दिया तो गए, इससे लड़े, इसके आगे सरेंडर ना करें। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपने एक मतलब कोई कोशिश की हो और कुदरत आपके साथ बेइंसाफी करे, ऐसा नहीं हो सकता। देर है जरूर। सर आखिर में मुझे ये बताते जाइएगा कि लोग आपको रीच कहाँ कर सकते हैं, अपना सोशल मीडिया, क्योंकि ये जो हम वीडियो इस टाइम लाइव कर रहे हैं, इंटरव्यू, ये इस टाइम यूट्यूब इरफान खान हू पे लाइव जा रहा है और irfankhanhu.com वेबसाइट पे जा रहा है। सर मैं आपके साथ भी शेयर कर लूंगा, आप अपने यूट्यूब और अपने फेसबुक पे इसको शेयर कर लीजिएगा और मुझे अब सुनने वालों को बता दीजिए कहाँ वो आपसे कहाँ रीच सर मेरा सबसे बेहतरीन राब्ता तो व्हाट्सएप पर ही है। व्हाट्सएप का मेरा आप नंबर स्क्रीन पे दे दें, आपके तो पास है ही है। सही, वो मैं नीचे जब टाइटल में डालूंगा तो नंबर डाल दूंगा आपका। जी हाँ बस मैं व्हाट्सएप पर ही, और पाकिस्तानी टाइम का जरा ख्याल रखें। मैं कोई ऐसा मेरा मिजाज नहीं है कोई वीआईपी किस्म का, मैं तो फकीर आदमी हूँ, दरवेश आदमी हूँ।
आपको पता है फोन ही लेता हूँ और बात भी कर ही लेता हूँ। बेशक आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत अफजाई की। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सर जाने से पहले अपना फेसबुक और यूट्यूब बताते जाइएगा लोगों को। जी सर, मैं ना इस तरह कैसे बता सकता हूँ, आप आप ही बता दें, आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे नहीं पता आईटी का। लोग आपको तारिक सागर मेरा इस्माइल, जो सर मेरा तारिक तारिक इस्माइल सागर ऑफिशियल, ऑफिशियल जो है ना वो मेरा ना यूट्यूब चैनल जी, तारिक तारिक इस्माइल इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, एंड तारिक इस्माइल सागर फेसबुक आपका ऑफिशियल फेसबुक पेज है, जहां आप रेगुलरली अपनी अपडेटेड वीडियोस और चीजें पोस्ट कर रहे होते हैं। सर मैं राइट थैंक्स सर, राइट। मैं एक दफा फिर आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपने हमें वक्त दिया, सीखने को मिला। सुनने वालों के लिए इसमें लाजमी सीखने के लिए बहुत कुछ होगा सर। इंशाल्लाह मैं किसी और मौके पर आपको तकलीफ दूंगा। टिल नाउ टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया। अल्लाह